मार्कर नहीं लाया। अच्छा बच्चों, स्टॉप करो, बाद में लिखना शहजादे, बाद में लिखना। हम अब करेंगे 5.6 टू 5.10। इसके लास्ट ये 10 ही न्यूमेरिकल्स हैं। आज ये ख़त्म हो जाएंगे, ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। कल नया चैप्टर स्टार्ट होगा, नया मेथड। हर चैप्टर नए मेथड के ऊपर डिपेंड करता है, आपको पता है। जो सेकंड था वो थर्ड के साथ ही थोड़ा चेंज था, जो थर्ड था वो फोर्थ के साथ चेंज था, अब जो 5 था वो 6 के साथ चेंज होगा। लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे चैप्टर आसान होंगे, टफ नहीं होंगे। कंसेप्ट उतने इजी होते जाएंगे, आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर वो आते जाएंगे। चलिए बेटा न्यूमेरिकल करते हैं 5.10, 5.6 से 5.10। सबसे पहले देखते हैं 5.6 क्या कहता है हमें। 5.6 क्या कहता है जी हमें। A 1000 kg car is traveling with a speed of 144 किलोमीटर पर आवर। सही पढ़ रहा हूँ ना मैं? Around a curve of radius 100 मीटर, find the necessary centripetal force। एक बेटा 1000 kg की कार है, वो स्पीड कितनी स्पीड से कर्व कर रही है। रेडियस देखो, राउंड अ कर्व, यानी लेट करो ये कर्व पॉइंट है, यहाँ पे एक कार आएगी। कार का मैस कितना है जी मेरे पास, 1000 kg कार का मैस है। और ये कितनी स्पीड से आ रही है, पीछे से स्पीड एक कांस्टेंट स्पीड के साथ वो लेके आ रही है। अपनी स्पीड कितनी लेके आ रही है, वी कितनी लेके आ रही है, 144 किलोमीटर पर आवर। और ये जो रेडियस है, जो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है वो कितना हो सकता है, 100 मीटर का वो रेडियस, यानी पूरा एक सर्कल है। क्लियर हो गया। लेकिन वो सिर्फ इतना पार कर्व क्या कर रहा है, राउंड करेगा, यानी पीछे से स्पीड से आएगा वो ये कर्व करेगा। तो फाइंड द सेंटीपिटल फोर्स। इसको इस सर्कल के अंदर रखने के लिए हमें पता है, मूव इन अ सर्कुलर पार रखने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, सेंटीपिटल फोर्स की। तो कितनी फोर्स इस कार को चाहिए तो ये कर्व इजीली क्रॉस कर सके। जरा सी इसने सेंटीपिटल फोर्स ऊपर या नीचे की तो क्या होगा, गाड़ी यहाँ ड्रिफ्ट कर जाएगी या आपको एक्सीडेंटली एक परफॉर्मेंस मिलेगी। ऐसे ही होगा ना, अगर फोर्स जरा सी भी आपकी डगमगा गई तो ये कर्व पाथ क्या हो जाएगा, वो पूरा कर ही नहीं पाएगी। या तो उससे पहले कार क्रैश कर जाएगी या आप इस कर्व को ही क्रॉस कर जाओगे। ऐसे ही होता है ना। तो हमने वो फोर्स बतानी है, अगर कार का वजन ये हो और उसकी स्पीड ये हो तो कितनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी उस गाड़ी को। आपको पता है गाड़ी फोर्स लगाती है, साथ आपको भी उतनी फोर्स उसको मेंटेन करने के लिए उस स्टीयरिंग को लगानी पड़ती है। तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी कि ये एक कर्व यानी एक सेंटीपिटल फोर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाए, वो गाड़ी जो कार है वो इजीली क्या कर ले, इस कर्व को क्रॉस कर ले। क्लियर है। अब गिवन डेटा लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारा आंसर भी आ जाएगा। और उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला याद होगा सेंटीपिटल फोर्स का, Fc = mv स्क्वायर ओवर r। गिवन है जी बेटा मेरे पास, मैथ गिवन है 1000 kg, वेलोसिटी कितनी थी मेरे पास, 144 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करते हैं, हमें पता है मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा और डिवाइडेड बाय 3600 होगा। ये किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो मुझे कैलकुलेटर दे दो एक कैलकुलेटर मुझे। वन फोर फोर मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600, तो ये मेरे पास आ जाता है, जो स्पीड होगी वो 40 मीटर पर सेकेंड होगी। और रेडियस कितना उसका, 100 मीटर। फाइंड आउट क्या है, सेंटीपिटल फोर्स। बहुत इजी बेटा न्यूमेरिकल आपके। सेंटीपिटल फोर्स = mv स्क्वायर ओवर r। Fc = मैथ कितना था, 1040 का स्क्वायर और 100। Fc =
ये 2 इससे काट देता हूँ, बचेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 40 का स्क्वायर 1600। तो ये क्या आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 4 न्यूटन। इंक फिल करके हो जल्दी से पहले के। हाँ क्या हम जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करेंगे ताकि हमें जल्दी जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करने का टाइम मिले और उतने ज़्यादा टेस्ट दे सकें। और जब जल्दी कोर्स ख़त्म हो जाता है हमारी टेंशन उतनी कम होती है, इजीली हम एक जगह फोकस कर पाते हैं। 6, 7, 8, 9, 10, 11 अभी भी 6 चैप्टर पड़े हैं। चलो जी बच्चों, अब हम करेंगे नेक्स्ट है ही नहीं, नहीं अब हमें करना पड़ेगा वेट। चलो जी, मैंने बाकी नहीं लगाए तो हम 1 सेकंड दे, हम इसको बाकी भी लगा लेते हैं। इसमें क्या है, सातवां करना है ना हमने, इसको थोड़ा सा और what is the least speed at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1.0 kilometer radius so that there will be no tendency for a pilot to fall down to highest point? What is the least speed which can aeroplane can execute? कितनी उसको स्पीड चाहिए कि वो एक पूरी वर्टिकल लूप बना सके। लूप का पता है ना, एक पूरा सर्कुलेट कंप्लीट कर, उसको कितनी स्पीड चाहिए एक पायलट को? आपको पता है पायलट भी अगर स्पीड मेंटेन नहीं कर पाएगा तो पायलट क्या कर जाएगा, पायलट का जो एरोप्लेन होगा वो क्रैश कर जाएगा। तो पायलट को एक मखसूस कांस्टेंट स्पीड रखनी पड़ेगी कि वो एक पूरी लूप बना ले, वो एक पूरी लूप बना ले। क्लियर हो गया? तो उसको कितनी मिनिमम स्पीड की नीड है कि वो एक पूरी लूप बना ले? वो लूप कितनी किलोमीटर की है? लूप का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, कितने 1 किलोमीटर। तो यहां पे मेरे पास आ गया 1000 मीटर की पूरी वो एक लूप है। वो रेडियस भी लिख दिया था उन्होंने, ठीक हो गया। सो दैट व्हाट विल द नो टेंडेंसी टू फॉर द पायलट फॉल टू द हाईएस्ट पॉइंट। तो हमने क्या करना है जी, वो स्पीड फाइंड करनी है कि वो पायलट फॉल यानी गिरे ना, ड्यू टू ग्रेविटी गिरेगा।
ग्रेविटी अगर वो ज़रा से डगमगाएगा तो ग्रेविटी की वजह से प्लेन क्या करेगा, ज़मीन से जाके क्रैश कर जाएगा। इतनी सी बात है कि हमें कितनी स्पीड रखनी पड़ेगी कि जो पायलट है एक पूरी लूप बना सके और उसका जो प्लेन है हाईएस्ट पॉइंट से, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आके फॉल ना करे। ठीक हो गया, ये हमारे पास है। हमें पता उसको एक क्या चाहिए, मेरे पास एक पूरी लूप बनाने के लिए एक्सेलेरेशन चाहिए। कौन सी एक्सेलेरेशन चाहिए, सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन चाहिए, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड होगी। हमें ये भी पता है। चलो हम गिवन डेटा ये था मेरे पास। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा हमें क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे पॉइंट पे नहीं लिखा उतारा। तो यहाँ पे बेटा मेरा रेडियस गिवन था, रेडियस कितना था 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर था। नंबर 2 पे फाइंड क्या करनी थी, स्पीड। हमें पता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का अगर मैं फॉर्मूला यूज करूँ v का स्क्वायर ओवर r था, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही ना, v का स्क्वायर ओवर r, या नहीं, यही फॉर्मूला है, कंफ्यूज क्यों हो गए। अब देखो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन है, वो कह रहा है वो हाईएस्ट पॉइंट से क्या करे, ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड ना आए। तो ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन किसके इक्वल हो जाता है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ g इज इक्वल टू वी का स्क्वायर ओवर r। फाइंड क्या करना है हमने, v फाइंड करना है। तो g मल्टीप्लाई बाय r अंडर रूट v। g की वैल्यू क्या होती है 9.8, मैं 10 कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक है 9.8 ही करना है, यहाँ पे 10 MCQs नहीं कर रहे हैं। r की वैल्यू हमें दी हुई है, v आ गया बेटा मेरे पास, ये आएगा 9800 अंडर रूट v आ गया, और v का आंसर अगर 9800 अगर मैं लूँ तो कैलकुलेटर अंडर रूट 9800, तो ये आ गया 99 मीटर पर सेकेंड। समझ आया बेटा। हो गया। अच्छा मैं 8 बेटा बाद में करवाता हूँ लास्ट पे, पहले हम करते हैं 9 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है 8 वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो मैं इसलिए फोकस नहीं कर रहा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो बेटा आप बुक ओपन करके भी न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। अगर आपको रीडिंग करने के लिए प्रॉब्लम हो रही है तो मैं रीडिंग कर रहा हूँ, तो अगर आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही है येलो तो शायद ग्रीन येलो और रेड ऐसे होते हैं जो आंखों के लिए जो रेटिना के अंदर बनते हैं और ये प्रॉब्लम्स देते हैं हमारे रेटिना को। अगर बायो के पता हो तो हमारे जो कलर ब्लाइंडेड ज़्यादातर जो होते हैं वो रेड और ग्रीन होते हैं। आपको पता है रेड और ग्रीन में हमें जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है
उनको सिर्फ रेड और ग्रीन में प्रॉब्लम होता है ज़्यादातर, क्योंकि रेटिना को यही प्रॉब्लम होता है और साथ येलो समझा जाता है। ठीक है, तो बुक ओपन कर सकते हो अगर आपको येलो अगर शेड की वजह से प्रॉब्लम होता है तो। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वन डे, इसको अच्छे से पढ़ लो। यानी एक अर्थ है वो रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पे, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम हुआ। द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वन डे, वो एक दिन के अंदर अपने एक्सिस के गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है। सपोज दैट जो ये जो अर्थ है वो किसी ना किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, यानी श्रिंक कर जाए, कम हो जाए। आपको मैंने एक बात की होगी, जिसका रेडियस कम होगा उसकी रोटेशन क्या होगी, फास्ट होगी, क्योंकि उसका इनर्शिया कम होगा, क्योंकि इनर्शिया रेडियस का स्केयर है। रेडियस ज्यादा तो इनर्शिया 4 गुना ज्यादा, क्योंकि स्केयर है उतने टाइम ज्यादा हो जाएगा। तो यानी अगर लेट कर लो अर्थ की कॉन्ट्रैक्शन कम कर दें, यानी अर्थ का रेडियस कम कर दें किसी ना किसी वजह से, ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो सकता, पूरी अर्थ है उसका रेडियस कम कर दें, कितना कम कर दें, हाफ कर दें, तो बताओ कि अब वो कितना टाइम लेगी अपने एक्सिस के रोटेट करने में। अगर अर्थ चले, मैं वापस आता हूं उस पॉइंट पे। चलो, क्या कहा था उसने, उसने कहा था एक अर्थ है, यहां पे मैं करता हूं, एक अर्थ है वो एक्सिस कंप्लीट करती है, यानी ये पॉइंट कंप्लीट करता है, कितने टाइम लेता है, कितना टाइम ले रहा है, वन डे, यानी मैं कह सकता हूँ 24 आवर्स। अगर इसका रेडियस हाफ कर दूं, यहां से लेके यहां तक रेडियस क्या है, 8, अगर इसका रेडियस हाफ कर दूं तो बताओ अब वो कितना टाइम लेगी। देख लेते हैं ना, आप होगा, आपको पता है रेडियस का स्केयर है, आ रही समझ। रेडियस का यहाँ क्या होता है, स्केयर। इनर्शिया तो आएगा, इनर्शिया पे डिपेंड करेगा, लेकिन रेडियस का स्केयर। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसका एंगुलर मोमेंटम इसके एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। स्पिन एंगुलर मोमेंटम है ना, तो यानी एल एस इज इक्वल टू एल एस, इसका नाम दे देते हैं, इसका भी दे देते हैं, ये L1 कह देता हूँ, इसको L2 कह देता हूँ। क्लियर है, यहां पे मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो क्या हो सकता है, L1 इज इक्वल टू L2 हो सकता है। और कल हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लगाया था आई ओमेगा, और L2 का क्या हो जाएगा, क्या ये स्फेयर का है, इनर्शिया जो है, ये जो इनर्शिया जो है क्या स्केयर का है, तो स्केयर के अंदर इनर्शिया किसके इक्वल होता था, m, और ओमेगा 1 किसके इक्वल हो सकता है, समझ आ रही है। इसी तरह अगर I2 की अगर मैं बात करूं तो ये भी किसके, ये भी स्फेयर ही है तो स्फेयर है, हाफ हुआ बेशक, 2/5 m, रेडियस कितना हुआ, और यहां पे क्या आ गया टाइम, क्लियर है। कटने वाली चीज काटूं, कितना बचेगा यहाँ पे,
फाइंड क्या करना है, T2। रेसिप्रोकल ले लूं, रेसिप्रोकल में कोई आप इंक कैसे भर के आए हो हैं, कल उमर इंक भरी थी वो खत्म नहीं हुई, अब तो तीसरा न्यूमेरिकल चल रहा है, खत्म हो गया। चलो क्या हो जाएगा, T1 डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर 4 T2 ओवर R का स्क्वायर, नोमिनेटर डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर सेम हो गए, कट गए, तो यहाँ क्या बचेगा, T1 ओवर 4 और T2 कितना टाइम ले रहा था, 24 आवर्स डिवाइडेड बाय 4 T2 तो कितना आ जाएगा, समझ आया। यानी वो 6 घंटे के अंदर कंप्लीट कर लेगा। पूछ लो, किसी के जेब में किसी तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है पूछ लिया करो, कोई मसला नहीं, आगे क्वेश्चन ठीक होते हैं, बस आपका माइंड उसे पिक नहीं कर पाता। समझ आई बेटा, इंपॉर्टेंट था ये, सेकंड इंपॉर्टेंट इसका न्यूमेरिकल था। क्लियर, रेस करूं, चलो मैं इधर से रेस करना शुरू करता हूँ, तो उधर तक पहुँचते पहुँचते हो ही जाएगी। क्लियर है, अब देखो बेटा नेक्स्ट 5.10 देखो पहले। यस सर, देखो सर जल्दी 5.10 देखो बेटा पहले, मैं उधर देखूं कि उधर भी सही नज़र आता है या नहीं, या फिर जो खैर आता है। स्टॉप कर दो, इधर नोट करते हैं, फिर ये जेहन से नहीं आएगा, वो तो समझ आ गया, वो तो बाद में लिख लोगे, समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्ट है एज कम्पेयर टू द रिटर्न। बस बस इतना सा किया था, करा मैं नहीं लिया।
अच्छा बच्चों, 5.10 के बाद 5.8 पे जाते हैं। 5.8 का थोड़ा सा कंसेप्ट डीप है, इस वजह से 5.8 को मैं लास्ट पे लेके गया हूँ। जिनके कंसेप्ट इजीली समझ आ जाने वाले वो कंसेप्ट हम पहले कर लेते हैं। 5.6 इजी था, 5.7 इजी था, 5.9 भी अप्रोक्सी कह सकते हैं कि इजी था, 5.10 भी इजी है। व्हाट शुड बी द ऑर्बिटिंग स्पीड? ऑर्बिटिंग स्पीड फाइंड करनी है, यानी वी नॉट फाइंड करनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी फाइंड करनी है to launch a satellite in circular orbit 900 किलोमीटर above the surface of the earth। इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे एक अर्थ है, अर्थ की सरफेस से कितनी दूर उस सैटेलाइट को लॉन्च किया, कितनी दूर लॉन्च किया? 900 किलोमीटर दूर उसे लॉन्च किया। मैं कह सकता हूँ कि 9 लाख मीटर या 9.5 10 की रेस पावर 5 मीटर अप्रोक्सी के वो दूर इतना लॉन्च किया गया। वो बाद में ऑर्बिट के अंदर, और जिस मदार के अंदर वो घूमेगा उस मदार को कहते हैं ऑर्बिट, और उसकी हमने स्पीड फाइंड करनी है। और जबकि मैस ऑफ अर्थ हमें दे दिया है और उसी का रेडियस, अर्थ का भी रेडियस हमें दे दिया, और हमने ऑर्बिटिंग स्पीड फाइंड करनी है। समझ आइए, बस एक चीज दी है, ये भी दे दी है, मैस ऑफ अर्थ भी दे दिया, ये ना भी देते हमें याद था, और हमें अर्थ का रेडियस भी याद है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 6 मीटर होता है। तो चलो बस 900 किलोमीटर याद रखना, ये ना हो कि मैं इससे कोई गलत लिख दूं। क्या था बेटा हमारे पास? एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया अर्थ की सरफेस से, और कितनी हाइट पे गया वो? 900 किलोमीटर, यानी एच में कह सकता हूं 9 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 5 मीटर। क्लियर हो गया? उसके बाद हमें मैस ऑफ अर्थ दे दिया था, कितना दे दिया था मैस ऑफ अर्थ? 6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 24 kg, और मैस की बजाय रेडियस ऑफ अर्थ दे दिया था हमारे पास कितना? 6.4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 6 मीटर। क्लियर हो गया? उसके बाद हमें फाइंड करने के लिए क्या कहा? वी ओ हमें फाइंड करने के लिए कह दिया। वी ओ का फार्मूला दोगे? हुदा, नूरुल हुदा, 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 वाह शाबाश, ग्रेट। ये खुद बताया तो आगे भी बताओ। शाबाश, तुक्के लगा रहे हो, शाबाश। आर, क्योंकि यहाँ पे आर प्लस एच है, तो यहाँ पे आर प्लस एच ही कंसीडर किया जाएगा। चलो, जी की वैल्यू पता हमें 6.673 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 6.673 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -23 या -11? जी की वैल्यू -23 या -11? देख लेते हैं। -11 बेटा, ये भी देखने वाली बातें हैं। कमजोर शख्स मेरे हैं। अच्छा, मुझे नहीं याद, याद तो आपको भी नहीं थी। अगर मुझे भी ना होती तो शर्मिंदगी से मुझे डूब जाना चाहिए कि मेरे बच्चों को नहीं याद और टीचर को भी नहीं याद है। चलो, 6.673 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -11, मैस ऑफ अर्थ हमें दे दिया 6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 24 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू भी हमें पास है। हाँ, एच की वैल्यू, आज का काम नहीं किया हमने, जल्दी आ जाना आज। क्लियर है? पहले नोमिनेटर सोल्व करते हैं, फिर डिनोमिनेटर सोल्व करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं, फिर अंडर रूट लेते हैं, देन हमारा आंसर वी विल गेट। तो तुम्हें ये आया कैसे? 6.67। तुमने इसको क्यों तंग करते हो आप? कैलकुलेटर को इतने फंक्शन चेंज यूज करते हो तो इतने फंक्शन चेंज किए। 6.673 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर -11 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 24। मेरे पास आ गया 4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 14। नेक्स्ट ब्रैकेट 6.4 मल्टीप्लाई 10 की रेस पावर 6
ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट 9 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 5 और ब्रैकेट क्लोज, देन वी गेट 7.3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यहाँ पे आएगा v नॉट 4 मल्टीप्लाई 10 ब्रैकेट में 4 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 14 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 7.3 मल्टीप्लाई 10 की रेज पावर 6, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरे पास आ जाता है 5 4 7 9 4 5 2 0.55। और जब मैं इसका अंडर रूट लेता हूँ, और अंडर रूट ने कहा नहीं आना मैंने, है ना, 5 4 7 9 4 5 2 0.55, तो वी नॉट आ जाती है मेरे पास 7402 मीटर पर सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ वी नॉट आ गई है मेरे पास 7.4 किलोमीटर पर सेकंड। याद हमने ये फाइंड की हुई थी, ये आपको नहीं याद होगा। क्लियर हो गए हमारे सारे न्यूमेरिकल? एक रहता है यस। अब इसको समझते हैं 5.8 को। उम्मीद है कि करवाने में कामयाब हो जाऊं, डर रहा हूं उसको करवाने के लिए, लेकिन आगे समझ इसके। नेक्स्ट भाई बच्चों, लास्ट इस चैप्टर का लास्ट न्यूमेरिकल, आई होप कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से याद भी किया होगा। कुछ आता है ये चैप्टर तो उमर आपको? ये भी नहीं आता? मुझे लगता है ये आता है, वही तो कह रहा हूँ, कुछ आता है, पहले से बेहतर आता है। और हमार को इसमें तो शुरू से कंटिन्यू है ना मेरे साथ, कंटिन्यू है शुरू से मेरे साथ, हैं? हाँ इस बार ही दे देना। इसको नीचे लेके आता हूँ बाहर। चलो जी बच्चों, इसको थोड़ा सा समझना, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं समझना ताकि आपका दिमाग ना घूमे। इतना समझना है कि बस आपको समझ आ जाए, नहीं समझ आएगा तो फिर भी समझ लेना, क्योंकि हमें ये करना लाजमी है। अच्छा, द मून ऑर्बिट 5.8 करवा रहा हूँ। द मून ऑर्बिट द अर्थ सो डैट द सेम साइड ऑलवेज फेस्ड द अर्थ। द मून ऑर्बिट द अर्थ, यानी मून रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के गिर्द, लेकिन उसकी साइड क्या है? सेम है। तो लेट एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ। ये मेरे पास अर्थ है, ठीक हो गया, और ये मेरे पास क्या है? मून। मून का साइज छोटा है। यहां पे मैं एक पॉइंट बना लेता हूं, क्लियर हो गया। और आपको पता है मून ने क्या करना है? अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करना है। अब वो कह रहा है जैसे जैसे मून रिवॉल्व करता जा रहा है, जब उस पॉइंट से इस पॉइंट पे उठ के आएगा, तो आपको नजर आ रहा है ये पॉइंट बजा के ये यहां और यहां या यहां होता है, ये सेम किधर होगा? अर्थ के सामने। हमें पता है ये मून अपने एक्सिस के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है, हमें पता है ये मून इस अर्थ के गिर्द भी रिवॉल्व कर रहा है। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इसका पॉइंट हर दफा इस अर्थ के सामने रह रहा है, और जब ये रिवॉल्व करता करता इस पॉइंट पे पहुंचा, तब यही पॉइंट दोबारा अर्थ के
सामने आया, यानी रोटेट तो कर रहा है। अगर ये रोटेट ना कर रहा होता तो इधर आके ये पॉइंट कहां चला जाना चाहिए था, इधर, लेकिन ये फिर कहां पे आया, बिल्कुल अर्थ के सामने। क्लियर? यहां पे यही कह रहा है, द मून ऑर्बिट अर्थ सरफेस दैट सेम साइड ऑलवेज फेसेस द अर्थ, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम मून की अपनी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी किसके दरमियान, मून की अर्थ के दरमियान जो ऑर्बिटल मोमेंटम होगी। इन दिस केस ट्रीट द मून एज अ पार्टिकल, इन्होंने बता दिया मून यहाँ पे पार्टिकल है, स्फीयर नहीं है, मून यहाँ पे एज अ पार्टिकल है, क्योंकि मून अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है तो इसलिए उसको एक छोटा सा पार्टिकल कंसीडर कर लिया। डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून, दोनों का डिस्टेंस हमें दे दिया, अर्थ का कितना दे दिया ये, और मून का कितना दे दिया डिस्टेंस वो। क्लियर है? इसको पहले मैं यहाँ पे एक रफ पे लिख लेता हूँ ताकि जब मैं वहां पे जाऊं तो आपको मैं दोबारा, दो डिस्टेंस दिया हमें, कौन कौन सा डिस्टेंस दिया है, आर दिया है हमें सबसे पहले अर्थ का, कितना 3.85 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 4 मीटर, और उसके बाद आर दिया है मून का 1.74 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6, आवाज आ गई है जी, 6 आवाज आ गई है जी, 6, और यहां पे बेटा 4 नहीं था, यहां पे था 8, और दूसरी आवाज आई थी 6 की। क्लियर? यही दो चीजें दी है ना हमें, इसके अलावा तो कोई चीजें ना दी, और हमने फाइंड क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है एंगुलर मोमेंटम की, किसके दरमियान, स्पिन और ऑर्बिटल के दरमियान। चलो जी, हमने रेशियो फाइंड करनी है स्पिन और ऑर्बिटल के दरमियान, तो मैं गिवन डेटा लिख लेता हूं यहां पे, आर ई इज इक्वल टू 3.85 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 8 मीटर, आर एम इज इक्वल टू 1.74 मल्टीप्लाई 10 की रेज़ पावर 6। था क्या मेरे पास, स्पिन की ऑर्बिटल के दरमियान क्या फाइंड करनी है, रेशियो फाइंड करनी है। क्लियर हो गया? तो चलो मैं क्या इसको लिख सकता हूं यहां पे, पहले एल एस का फॉर्मूला क्या होता है स्पिन के अंदर, आई ओमेगा, एल एस ओ का भी क्या हो जाएगा, आई ओमेगा, तो यहां पे मैं लगा सकता हूं आई ओमेगा 1 आई ओमेगा 2। एंगुलर स्पीड दोनों की क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो एक ही फेस बार बार चेज कर रहा है अर्थ, यानी सेम एंगल पे वो क्या कर रहा है, बना रहा है, जितना स्पिन का एंगल बन रहा है उतना ही ऑर्बिटल का बन रहा है, जिसके वजह से उसका जो फेस है वो सेम रह रहा है, यानी जो पॉइंट था वो हमेशा अर्थ के सामने रह रहा है। इतना एंगल घूमने के बाद भी उतने ही एंगल पे जितना अर्थ एंगल बना रहा था, अगर उतना एंगल वो बना रहा होगा तो इसका मतलब क्या है, तभी वो ऑलवेज उसके फेस के सामने आता जा रहा था। तो मैं कह सकता हूं I1 I2 W1 W2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि कह सकते हैं हम W1 इज इक्वल टू W2 इज इक्वल टू W। क्लियर? तो यहाँ पे एंगुलर स्पीड क्या है, कांस्टेंट है दोनों की, तो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, तो सेम चीज आपस में क्या होती है, कट जाएंगे। तो यहाँ पे W1 W2 कांस्टेंट है जिसकी वजह से कट गया, ठीक है, क्योंकि वो फेस सेम कर रहा है, फेस सेम कर रहा है तो यानी हर दफा एंगल क्या बन रहा है, सेम बन रहा है, तो यानी उनकी एंगुलर स्पीड और एंगुलर डिस्टेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। चलो अब यहाँ पे जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम था वो एज अ